एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएम एंड वीवीपैट के बारे में। आपको मैं बता दूं, जो हम मैगजीन कर रहे हैं ये हमारी अप्रैल मंथ की है, तो इसमें कुछ पुराने इश्यूज की बात हो रही है, राइट। ये भी आपको जानने बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड आज के टाइम पे 2-3 दिन से क्या हो रहा है, जो आपके वोटर टर्नआउट है उसको लेके इश्यू बनाया जा रहा है, राइट, कि उसमें जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और बोला जा रहा है कि जो आपका फॉर्म नंबर 17C है, ईसीआई, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, वो उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दे, उसको पब्लिक कर दे, फुली उसको पब्लिक कर दे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, कि जो आपका फॉर्म 17C है वो आपके कैंडिडेट के पास भी होता है और आपके जो वोटिंग एजेंट्स होते हैं उसके पास भी उसकी कॉपी होती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पे पैदा होता है ना, कि जो ये फॉर्म नंबर 17C है ये है क्या, और कौन कौन से इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ईसीआई तो बस एक नाम ही है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ एक ही मेजर पार्टी के लिए काम कर रही है। तो देखेंगे आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी आई गेस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, वो हम ये ऐड करेंगे कि समवन आस्क्ड मी कि मुझे बताओ कि आपका ये पोस्टल बैलेट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से वोटिंग के आपके टाइप होते हैं, राइट। और जो आपके सर्विस में होते हैं, जैसे आपकी आर्मी फोर्सेस होगी, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, ये लोग कैसे वोट करते हैं। और जो आपकी इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं लोग, ये लोग कैसे वोट करते हैं। और जो लोग मतलब जिनकी एज ज्यादा होगी है वो नहीं आ सकते आपके ना वहाँ पोलिंग बूथ तक, नहीं आ सकते हैं स्टेशन तक, तो वो कैसे वोट करते हैं, ये हम सब कुछ देखेंगे। और जो हमारे एनआरआईज होते हैं, ये इनका क्या सिस्टम है वोट करने का, ठीक है। हमारे जो डिप्लोमेट फॉरेन में पोस्ट होते हैं, एज अ डिप्लोमेट जो लोग पोस्ट होते हैं अब्रॉड में, वो कैसे करते हैं। सो ये हर चीज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है, बर्न्ड मेमोरी क्या होती है, हर एक चीज, ये वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है, फॉर्म 17C क्या होता है, और ईसीआई क्यों मना कर रही है, जबकि जो फॉर्म नंबर 17C है वो आपके कैंडिडेट्स के पास भी होता है और आपके वोटिंग एजेंट्स के पास भी होता है, जब उनके पास उसके कॉपीज हैं, ठीक है, उस फॉर्म 17C की जब उनके पास कॉपीज हैं, तो ईसीआई क्यों जो है वो अपनी वेबसाइट पे उसको डाल के पब्लिक नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो ना जान लेते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट का चक्कर क्या है, ये न्यूज में क्यों घूम रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हमारी न्यूज में आ गई, ठीक है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। अब देखो न्यूज क्या है, कि जो आपकी एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब ये एडीआर क्या है, एडीआर आपकी एक एनजीओ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी, जो कि लेके आती है आपके पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। अब इसके और इलेक्शन कमीशन के बीच में एंड अनदर, ठीक है, चलो रहा है पंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया है इनके पंगे को लेके कि भाई हम लोग ना जो फुल क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करने वाले हैं। अब ये क्या है, मतलब क्या नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। देखो, एडीआर बोल रहा है, एडीआर वाले बोल रहे हैं, ये एनजीओ बोल रही है कि जो आपकी ईवीएम और वीवीपैट है ना, ठीक है, इनकी फुल क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब इस वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ आगे जाके, अभी आगे जाके समझाऊंगी, अभी आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये पंगा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना ये फुल क्रॉस वेरिफिकेशन की, ईवीएम और वीवीपैट की, मतलब ईवीएम को जब वीवीपैट के साथ में आप फुल क्रॉस वेरिफिकेशन करने को बोल रहे हो ना, सॉरी, इसे डिसमिस कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं मानने वाले, ठीक है। कि कहीं ना कहीं जो है वो ईसीआई को सपोर्ट में उतर रहे हैं। तो देखो, ईसीआई भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई लॉ से नहीं बनी है, और सुप्रीम कोर्ट भी आपके जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इनके ऊपर जब सवाल उठेंगे तो सिस्टम तो कहाँ ही जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का तो सोच ही लो, फिर छोड़ो, चलो आ जाओ। होता क्या है, 2023 में जो आपकी एडीआर है, ठीक है, वो फाइल करती है पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में, किसके रिगार्डिंग, कि जो ईवीएम है ना, पॉसिबिलिटी है कि उसमें मैनिपुलेशंस हो जाए, ठीक है, एंड मेड 3 रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। अब जो एडीआर है उन्होंने बोला कि चांसेस है कि ईवीएम में कुछ इश्यू हो जाए, ठीक है, धोखा धड़ी का काम हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए, कोई मैनिपुलेट कर दे उस चीज को आके, छेड़खानी कर दे उसके साथ में आके। तो एडीआर ने क्या करा, पेटिशन फिल करी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी 3। कौन कौन से रिक्वेस्ट करी, ये लोग पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक काम करते हैं, रिटर्न टू द पेपर बैलेट सिस्टम, कि जो पुराना सिस्टम था हमारा पेपर बैलेट का, उसी सिस्टम में दोबारा चलते हैं, ये बंद करो, कुछ नहीं है, ये वाला सिस्टम पुराने में वापस चलते हैं, ठीक है जी, ओके। दुनिया आगे को जा रही है, पीछे को जाने को कह रहे हैं, चलो छोड़ो। और जो
प्रिंटेड स्लिप्स निकलती हैं वीवीपैट मशीन से, वोटर्स को दे दो कि वेरीफाई कर ले और बाद में एक बैलेट बॉक्स में डाल दे काउंटिंग के लिए। मतलब पहले तो समझ लो यार वीवीपैट होता क्या है ना, समझाई देती हूँ। तो इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो। यस, देखो जो आपकी ईवीएम होती है ना, ठीक है, इसमें 3 यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी? 3 यूनिट्स होती हैं, राइट। अब है क्या, देखो, एक है आपकी बैलेट यूनिट। क्या होती है आपकी? बैलेट यूनिट। क्या होती है आपकी? बैलेट यूनिट। और एक होती है आपकी वीवीपैट यूनिट। क्या होती है आपकी? वीवीपैट यूनिट। मतलब 3 हिस्से हैं ये, 3 अलग अलग मशीन्स हैं आपकी। ये आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ मैं, रुको। देखो ये है आपकी, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, नॉट डार्क, इसको ब्रॉड कर लेती हैं। ये है मान लो आपकी बैलेट यूनिट। कौन सी यूनिट है? बैलेट यूनिट। इधर आ जाओ, ये आपकी बैलेट यूनिट, ठीक है। फिर बीच में होगी आपकी वीवीपैट। क्या होगी आपकी? वीवीपैट। और यहाँ पे होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है ना, वहां पे जब आप किसी बूथ में जाते हो, पोलिंग स्टेशन पे जाते हो, तो वहां पे आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिलेंगे। तो ये उनके कंट्रोल में होती है, उनके पास होती है। ये 2 आपको देखने को वहीं पे मिलेंगी। जो आपको बैलेट यूनिट मिलती है, यहाँ पे देखा होगा कि सिंबल्स देखने को मिलेंगे और आपको बटन प्रेस करना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आप किसको जो है वो वोट करना चाहते हो। मान लो आपने ये वाले सिंबल पे जो है ना वो टिक कर दिया, मतलब इसको प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो, ठीक है, क्योंकि जो आपकी बैलेट यूनिट है वो कनेक्ट होती है वीवीपैट से, और जो वीवीपैट होता है वो भी वायर के जरिए कनेक्ट होता है आपका कंट्रोल यूनिट से। जो बैलेट यूनिट है वो भी एक वायर के जरिए, ठीक है, एक रेड एंड ब्लैक उसका प्लग होता है बीच में, वो एक ही वायर होती है, उससे कनेक्ट होती है वीवीपैट। एंड सिमिलरली वीवीपैट आपकी कनेक्ट होती है आपकी कंट्रोल यूनिट से। तो जैसे ही आपने मान लो यहाँ पे प्रेस कर दिया कि आप इस सिंबल को जो है ना, इस कैंडिडेट को जो है ना वो वोट करने वाले हो, अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करते हो, अब आपको नहीं पता कि आपका जो आपने जिसको प्रेस करा वो सही सिंबल रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया वीवीपैट। मान लो आपने कोई सिंबल ले लो, हम अपना ही सिंबल ले लेते हैं। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है वो पेन है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है वो है नोटबुक, और एक का जो है वो है एक का जो है वो मान लो है लाइब्रेरी, ठीक है। ये वाला जो है तीनों के सिंबल है। तो हमने क्या करा, हमने कहा जी हम तो यहाँ पे वोट करेंगे, इस वाले कैंडिडेट को वोट करेंगे, सी वाले कैंडिडेट को, जिसका सिंबल क्या है? लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब बहुत सारी बुक्स रख रखी है, लाइब्रेरी की पिक्चर वहां पे दिख रही है, तो यहाँ पे होगी। अब जैसे ही आपने इस बटन को प्रेस करा, अब आपके मन में डाउट आया कि मैंने जो लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट पे क्लिक करा है, जो बटन वहां पे प्रेस करा है, क्या उसी को मेरी वोट गई है? होता है ना सवाल। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस करे गए आपके वीवीपैट। अब ये वीवीपैट क्या होती है? एक तरह की मशीन होती है, ठीक है। ये मशीन है जिसके यहाँ पे ना, मतलब प्रिंटर है एक तरह का, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होता है छोटा सा, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे करके देखो। अब जो ये मशीन है, जब जैसे ही आपने वहां पे प्रेस कर दिया कि अच्छा हम तो लाइब्रेरी वाले सिंबल को वोट कर रहे हैं, तो 7 सेकंड्स के लिए क्या होगा, आपको वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। फटाफट आपको 7 सेकंड्स मिलेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट होएगा यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसा बना होगा सिंबल, ऐसे सिंबल नहीं मतलब जगह होती है ऐसे करके। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा 7 सेकंड के लिए आपके कैंडिडेट का नाम, जिसको आपने जो है वोट करा है, और उसका सिंबल क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, उसका सिंबल। 7 सेकंड तक ये स्क्रीन पे रहेगा, और 7 सेकंड खत्म होते ही जो ये वाला जो आपका पेपर है ना, ये कट होके, जैसे प्रिंट होके है ना, ये कट होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और आपको हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने तो लाइब्रेरी वाले पे क्या करा था, प्रेस करा था, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखेगा आपको, और यहाँ पे उस कैंडिडेट का सिंबल दिखेगा, और आपको श्योरिटी मिल गई कि अच्छा जिसके लिए मैंने प्रेस करा बटन, वो उसी के लिए मेरी वोट गई है, ठीक है। तो कट कटा के नीचे चला जाएगा, और बाद में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा कि अच्छा जी आपने इस कैंडिडेट को जो है वो क्या करी है, अपनी वोट जो है वो दी है, ठीक है। समझ में आया? अब बैलेट यूनिट क्या होती है? ये ऐसी यूनिट होती है जिसमें क्या होती है आपके, ये फंक्शन करता है कीबोर्ड जैसे, ठीक है, विद 16 बटन्स या फिर की। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? ये मास्टर यूनिट होती है, ठीक है। ये किसके पास रहेगी? ये रहेगी आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में, ठीक है। इस पे बटन होता है क्लोज का, टोटल का, तो वो उनके पास में रहती है। किसके पास में? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ में, जो आपके पोलिंग बूथ में बैठे होते हैं, राइट, ठीक है, पोलिंग स्टेशन में जो आपके बैठे होते हैं। अब देखो वीवीपैट क्या है, वीवीपैट क्या करता है, वोटर्स को करता है अलाउ, कि देखो आपने जो वोट करी ना,
वो आपने सही इंसान को करी है, ठीक है, वेरीफाई कर देता है वो, राइट। जब आप वोट कास्ट करते हो तो एक स्लिप जो है ना वो प्रिंट हो जाती है, उसमें सीरियल नंबर होगा, ठीक है, नेम होगा कैंडिडेट का, और उसका क्या होगा, वहां पे सिंबल होगा। अब ये जो मशीन है आपकी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, नेम दिखाई देगा एंड सिंबल दिखाई देगा उस कैंडिडेट का। तो आप श्योर हो कि यस, जिसको मैंने प्रेस करा था अपना, जिसको मैंने वोट दी थी, मेरी वोट सही इंसान को गई है, राइट। आपको यकीन हो गया। अब 7 सेकंड के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, इसलिए प्रिंट होके कट के नीचे गिर जाएगी, इस बॉक्स में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो ये होती है आपकी वीवीपैट। क्या होती है आपकी वीवीपैट, राइट। अब क्या हो रहा है, जो स्लिप है वो 7, जो आपकी ट्रांसपेरेंट विंडो होती है ना, उसमें सिर्फ 7 सेकंड तक दिखेगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या करती है, कट एंड ड्रॉप इनटू द सील्ड बॉक्स। जो नीचे एक बॉक्स होता है उसमें गिर जाती है, जाके खुद ही कट जाती है। It was introduced to have the fullest transparency in the voting system. अब कल को लोग एलिगेशंस लगा देते हैं कि नहीं, मैंने तो जो था जी वो तो मैंने वाले सिंबल पे क्लिक करा था, बट शायद हो सकता है कि लाइब्रेरी वाली वोट स्टोर कर ली हो मेरी। तो नहीं, आपको वहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि देखो जिस सिंबल पे आपने, जिस कैंडिडेट को आपने वोट करा, आपकी वोट उसी के लिए स्टोर की गई है, उसी के लिए काउंट की जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था सो दैट to have the fullest transparency in the voting system and to restore the confidence of the voters by ensuring the accuracy of the voting system using the EVM. अब उनको लगता था कि पहले उनको कुछ दिखाई नहीं देता था कि हम किसको जो है वो कर रहे हैं, कि क्या उनको सही हमारी वोट उनको ही मिले जिनको हम लोग कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कि अच्छा देखो जी, आपने जिसको वोट करी ना, आप देख लो 7 सेकंड है आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है, और आपकी वोट वहां पे जो है वो क्या करी जा रही है, स्टोर हो रही है। असल में ये सब कुछ जो है ना, मास्टर यूनिट होती है आपकी, कंट्रोल यूनिट, वहां पे सारी काउंटिंग होती है वोट्स की, उसके जरिए वहां पे स्टोर हो रहा होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो वोट है वो स्टोर हो रही होती है वहां पे, कि अच्छा आपने इसको वोट करी है। तो जरा आप इसको समझो आके, मैं आपको समझाती हूँ, आ जा जरा यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले तो ना आप लोग यही समझ लो कि जो ये आपका वीवीपैट है, इसका मतलब क्या होता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा है ना, आप लोग वेरीफाई कर रहे हो कि यस एक पेपर ऑडिट ट्रायल रिकॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, प्रिंट होके आएगी, एक पर्ची प्रिंट होकर दिखेगी आपको ट्रांसपेरेंट विंडो में, 7 सेकंड के लिए दिखेगी, कट होकर नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये काम किया जा रहा है वहां पे। अब इन्होंने क्या बोला, द प्रिंटेड स्लिप फ्रॉम द वीवीपैट मशीन टू बी गिवन टू द वोटर। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रिंट होके यहाँ पे आपकी स्लिप गिर रही है ना, उस स्लिप को इस बॉक्स में सील्ड ना करके, सील्ड बॉक्स में ना गिरा के, ये जो आपके आ रही है ना, पेपर आ रहा है जिसमें सिंबल है, सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, उस स्लिप को ना आप वोटर्स को दे दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है तब भी यकीन नहीं है कि हाँ ठीक है हमने इसी को वोट करा है, ये कह रहे हैं इसको प्रिंट करके ना लोगों के हाथ में दे दो, वोटर्स के हाथ में दे दो, ताकि वो एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें कि अच्छा ठीक है यही वही कैंडिडेट है, उसी का नाम है, उसी का सिंबल है, और बाद में एक बॉक्स हो वहां पे, और उसमें जाके ये उस बैलेट बॉक्स में जाके इस वाले स्लिप को डाल दे जो प्रिंटेड स्लिप निकल के आ रही है। तो अब आपको शायद इशू समझ में आ रहा होगा कि क्या इशू है, ठीक है। पहले तो ये लोग कह रहे हैं कि वापस चलो पेपर वाले सिस्टम पे, जो पेपर बैलेट हम लोग करते थे। फिर लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रिंटेड स्लिप आप वीवीपैट से ले रहे हो, जो वीवीपैट मशीन से ले रहे हो, उसको एक काम करो, वोटर्स को दे दो, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे, और बाद में वो क्या कर देंगे, बैलेट बॉक्स में डाल देंगे काउंटिंग के लिए। ठीक है जी, यही काम रह गया। ओके, आगे देखो, इन्होंने बोला, जो इन्होंने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करी है वो ये करी है एडीआर ने, देयर शुड बी 100% काउंटिंग ऑफ द वीवीपैट स्लिप्स। अब इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बाय द कंट्रोल यूनिट। अब जब आप यहाँ पे बैलेट यूनिट में कोई बटन प्रेस कर रहे थे, तब आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए 7 सेकंड के लिए एक ट्रांसपेरेंट विंडो में आपको दिखाई दे रहा था एक स्लिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है। स्लिप में क्या था, प्रिंटेड स्लिप में क्या था, कैंडिडेट का सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका सिंबल। अब जैसे ही 7 सेकंड्स पूरे वो नीचे गिर जाती है, राइट। तो ये तो होगी एक पेपर के फॉर्म में, ठीक है, पेपर के फॉर्म में रिकॉर्ड हो गया, राइट। स्लिप्स में, इस स्लिप्स के फॉर्म में एक रिकॉर्ड हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो भी आपकी वोट बन रही है, ठीक है, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, किसमें, कंट्रोल यूनिट में। कहाँ पे स्टोर हो रही है, कंट्रोल यूनिट में, जो कि आपकी रहेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में। अगर उसने उसको क्लोज कर दिया, उसमें क्लोज बटन भी होता है, तो उसके बाद उसमें जो है ना, आप उसमें वोट काउंट नहीं होगी, ठीक है। वो उसकी मर्जी के हाथ में इतने जो है ना एक लिमिट होती है, तो उतना ही करवाना होता है, ठीक है। वो टेक्निकल उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, हर एक स्लिप को निकालो वीवीपैट की,
और हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक इसकी वोट है ना उसके साथ में मैच करो। ठीक है, मतलब इनके पास यही काम रह गया है, हर एक वीवीपैट को उठा लो जी और हर एक कंट्रोल यूनिट को उठाओ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग के साथ साथ में काउंट करोगे। अच्छा, वीवीपैट की एक स्लिप, इसके साथ में इसको मैच करो, वीवीपैट की सेकंड स्लिप, इसके साथ में मैच करो, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली जो आपकी वोट जो है वो स्टोर हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि 100% काउंटिंग करो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आई गेस 5% या कुछ ऐसा हो रहा है। तो 5 स्लिप्स रैंडमली निकालते हैं, जाते हैं अलग अलग उसमें और वहां से निकाल के मैच करते हैं और ये श्योरिटी करते हैं कि देखो सब कुछ सही है। ये तो आपके मन का वहम है, ठीक है। रैंडमली कोई भी स्लिप निकालेंगे और मैच करने लग जाएंगे आपके कंट्रोल यूनिट के साथ में, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यहाँ आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करी जा रही, कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं करा जा रहा है, ठीक है। आपको मतलब जो राइट है ना फेयर इलेक्शन का, वो प्रोवाइड करा जा रहा है, बिल्कुल फेयर यहाँ पे जो है वो इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। जो आपकी राइट ऑफ वोट है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसका एकदम अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, आपकी आवाज को सुना जा रहा है, ठीक है। कोई गलत दिशा में आपको नहीं डाला जा रहा। ये लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, हर एक वीवीपैट के स्लिप को निकालो और इलेक्ट्रॉनिकली जो काउंटिंग है उसके साथ में जो है वो उसको मैच करो, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोट जो आपकी स्टोर हो रही है। अब देखो, अगर ऐसा करने बैठ गए, कितने ज्यादा तो आपको लोग चाहिए, कितना खर्चा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये। लेकिन फिलहाल क्या करा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम ये नहीं मानने वाले हैं, ठीक है जी, हम नहीं मानेंगे। और ना तो हम लोग जाने वाले हैं पेपर बैलेट पे, क्योंकि अगर पेपर बैलेट पे गए तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप ईवीएम पे क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। इसको बनाया ही क्यों है, समझ रहे हो, इसको बनाया क्यों, आप तो इस पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो ईवीएम पे, राइट। एंड दूसरा, अगर हम लोगों को स्लिप दे देंगे तो ये क्या प्रोसेस है, तो फिर वही हो गया ना पेपर बैलेट वाला सिस्टम, ये तो कुछ भी नहीं है। एंड 100% काउंटिंग, नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्लीज नो, ऐसा नहीं होने वाला है। 100% जो है वेरिफिकेशन वीवीपैट स्लिप्स की नहीं होने वाली है। इतना ना तो टाइम है और ना ही इतना रिसोर्स है, इतना खर्चा आ जाएगा ना इस चीज के ऊपर। आपको पहले लोग देखने पड़ेंगे, जो मतलब प्रोफेशनल्स देखने पड़ेंगे इस काम में, फिर उनको भी देना है, सिक्योरिटी के चार्जेस आ जाएंगे, तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर जो है ना वो यहाँ पे होने वाला है। अब देखो की हाईलाइट्स क्या है इस जजमेंट के, वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट को लेके क्या हुआ। जो कोर्ट है वो देखो, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो हम मानते हैं हम लोग कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर्स टू इंश्योर देयर वोट इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, ठीक है। उनके पास राइट क्या है कि जो उनकी वोट है वो अच्छे से रिकॉर्ड करी जाए और काउंट करी जाए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा होता है ना कि जिसको मैंने वोट डाली उसी को जाए, किसी और मेरी वोट किसी और को ना मिले जिसका मेरा मन ही नहीं देने का, राइट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ओके, कोर्ट एक्नॉलेज द फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर्स, कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वोटर का, टू इंश्योर देयर वोट इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड, ठीक है। आपकी वोट जो है वो एक्यूरेटली जो है वो रिकॉर्ड होगी और काउंट होगी। हाउएवर, लेकिन it clarified that this does not equate to the right to count all VVPAT slips or physical exchange slips। मतलब मैं समझाती हूँ, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही थी ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। मुझे फटाफट रिकॉर्ड करना है क्योंकि बस रिकॉर्ड करना है, आई हैव सम टाइम इशू, तो उसकी वजह से मैं भाग रही हूँ, ठीक है। देखो, माना जी आपके पास राइट है कि आपकी वोट को हम एक्यूरेटली रिकॉर्ड करें, काउंट करें, और पर इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि ये राइट इक्वल है। इस राइट का मतलब ये कतई ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कि आपके पास राइट है हर एक वीवीपैट की स्लिप को काउंट करने का या उन स्लिप्स को फिजिकली एक्सेस करने का, ठीक है। हाथ में लेके घूमो, आप पहले देखोगे अच्छा, ये आपके पास कोई राइट नहीं है। आपको राइट मिल रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास राइट है कि ठीक है आपकी जो वोट है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड भी होगी और काउंट भी होगी, एकदम सही उसका यूज होगा। बट वो राइट कहीं दूर तक ये नहीं आपको राइट देता कि आपके पास राइट है हर एक वीवीपैट की स्लिप को काउंट करने का या फिजिकली उस स्लिप को एक्सेस करने का, ठीक है। और रिटर्न टू पेपर बैलेट पे क्या बोलता है आपका सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूज, कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं जाने वाले, ठीक है। रेफरिंग टू चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स एंश्योर एंड असर्टेन द लेजिटिमेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ईवीएम एंड द इलेक्शन प्रोसेस। ऐसे तो ना आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हो, ठीक है, ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली सवाल खड़ा कर रहे हो आपकी इलेक्शन कमीशन पे, इतनी ऑनरेबल जो बॉडी है ये, आप इस पे सवाल खड़ा कर रहे हो। मुझे एक सेकंड दो, मेरा लैपटॉप जाने वाला है, आई एम सॉरी अगर आपको कोई चेयर वेयर की आवाज आती है, ठीक है, आई एम सॉरी, गिव मी 1 सेकंड, इतना मैं बोलते रहती हूँ दूर से। ओके, तो देखो
आप कह रहे हो कि हम पुराने सिस्टम में वापस चलते हैं। अरे ईसीआई भी मुश्किल से इसको लेके आया है, उसने कितनी कितना ज्यादा इस पे मेहनत करी है सो दैट कि इसको एकदम फेयर बना पाए, सब कुछ कर पाए, और आप उसी पे सवाल खड़े कर रहे हो कि नहीं वो सही काम नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्टली आप उस पर उंगली खड़ी कर रहे हो। आप अपनी जो ईसीआई है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर जो है वो उंगली खड़ी कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ईसीआई है, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है, आप मुझे बताना आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में, कि जो आपकी इलेक्शन कमीशन है ना, वो सिर्फ कुछ ही हाथों की कठपुतली है। ठीक है, कहना गलत है सही है वो आप अपने उसमें बताना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, कि जो आपकी ईसीआई है ना, बस कुछ ही हाथों की कठपुतली है वो। ठीक है, वो सबके लिए फेयर नहीं चल रही है, बस वो सिर्फ किन्हीं जो चीजें हैं, मतलब इन्हीं लोगों को जो वो सपोर्ट कर रही है, सब लोगों के लिए वो फेयर काम नहीं कर रही है। तो ये वाली जो बात है वो आपकी वहां पे उठ रही है, राइट? तो आप मुझे जरूर बताना। फाइन, आ जाओ। सो जो बोला गया, डायरेक्शन टू इनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ईवीएम वीवीपैट। अब देखो, तीन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दो डायरेक्शंस दी आपकी। अब देखो, लोगों का ना यकीन जो है वो बिल्ड करना होता है कि जो वीवीपैट है ना, ईवीएम और वीवीपैट जो है एकदम सही सिस्टम वीवीपैट का, ये कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही है, आप लोग ट्रस्ट करो, आप लोग समझो एक बार चीजों को। ठीक है, तो उनका ट्रस्ट जो है ना वो इनहांस करने के लिए लोगों का, जो आपको सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने दो डायरेक्शंस आपके इश्यू करी हैं। फर्स्ट, उसने बोला स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है, तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है ना, ये आपकी जो वीवीपैट मशीन होती है आपकी, उसका एक स्पेशल पार्ट होता है। ठीक है, देखो अगर ये वेट अ मिनट, अगर ये आपकी वीवीपैट है, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल पार्ट होता है सिंबल लोडिंग पार्ट। अब ये क्या करता है, ये सारे कैंडिडेट्स के सिंबल को ना जो है वो क्या करता है, इस सिस्टम के अंदर डाल देता है, राइट? कि ठीक है, उसका सिंबल यहाँ पे दिखे, एक और सिंबल डाल दिया, वो सिंबल भी यहाँ पे दिखेगा जिसका प्रेस होगा। तो सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है, ये स्पेशल पार्ट होता है वीवीपैट मशीन्स का। ठीक है, जिसके पास सारे सिंबल्स होते हैं कैंडिडेट्स के, और ये उसको उसमें डालता है, लोड कर देता है। अब इलेक्शन से पहले क्या होता है ना, सारे सिंबल्स को मतलब बड़ी सिक्योरिटी के साथ में क्या कर दिया जाता है, इस मशीन्स में, इस सिस्टम में डाल दिया जाता है, राइट? ताकि कल को कोई इशू ना आ जाए, और बहुत सिक्योरिटी से इसको डाला जाता है। तो क्या बोला जा रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिंबल लोडिंग प्रोसेस इन द वीवीपैट, अब जैसे ही आपने सिंबल को लोड कर दिया, सारे कैंडिडेट्स के सिंबल को आपने लोड कर दिया वीवीपैट में। क्या है सिंबल लोडिंग यूनिट? एक स्पेशल पार्ट है आपका वीवीपैट का। तो जैसे ही आपने कंप्लीट कर दिया, ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिंबल लोडिंग प्रोसेस इन द वीवीपैट, जो SLU है, जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसको जो है ना सील्ड कर दो। क्या कर दो? शेल बी सील्ड एंड सिक्योर्ड इन कंटेनर, सो दैट उसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए। देखो आपने क्या करा, जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो एक पार्ट है आपकी वीवीपैट मशीन्स का। ठीक है, अब इसमें ये क्या करेगा, ये सारे सिंबल्स ना लोड होते हैं इसमें। ठीक है, सारे सिंबल्स कैंडिडेट्स के। ठीक है, इसके पास सारे सिंबल्स होते हैं कैंडिडेट के। अब जैसे ही लोड हो जाते हैं आपके वीवीपैट के अंदर, तब इस SLU को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, सील करके इसको सिक्योर कर देते हैं कंटेनर के अंदर में। अब उसके ऊपर साइन होते हैं आपके कैंडिडेट के, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स के। समझ में आया? बहुत सिक्योरिटी से इसको रखा जाता है। अब जो सील्ड कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें आपके SLU होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग रूम्स में, मतलब एकदम सिक्योरिटी के साथ में इनको रखा जाता है, ईवीएम्स के साथ में 45 डेज तक। ठीक है, इलेक्शन जैसे इलेक्शंस का हो गया सब कुछ आज, तो 45 डेज तक, इलेक्शन के बाद पोस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स के बाद 45 डेज तक क्या होता है, इन SLU को, इन सिंबल लोडिंग यूनिट्स को क्या करा जाता है, एकदम सील्ड करके कंटेनर में डाल के। ठीक है, इसको कंटेनर में डाल के एकदम सील करके ईवीएम के साथ में रख दिया जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ बर्न्ड मेमोरी। अब क्या होता है, बर्न्ड मेमोरी क्या होती है सबसे पहले, तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो बर्न्ड मेमोरी ना एक आपका टेक्निकल पार्ट होता है ईवीएम का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट द वोटर्स। ठीक है, जैसे एक स्पेशल मेमोरी चिप मान के चल सकते हो आप, राइट? तो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द बर्न्ड मेमोरी सेमी कंट्रोलर ऑफ 5% ऑफ ईवीएम पर असेंबली सेगमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट अप्लाइज टू केसेस where a written request for the same is made by either of two runner-up candidates। अब देखो क्या होता है, कई बार ना जो आपकी कैंडिडेट वगैरह होते हैं, जो मान लो कि कोई फर्स्ट पे आया तो उसको तो क्यों ही कोई इश्यू होगा, जीत चुका है, राइट? अब जो आपका सेकंड नंबर पे आया है और जो आपका थर्ड नंबर पे आया है,
अब इनके मन में कल को शक पैदा हो गया कि नहीं, हमारे साथ तो ये धोखाधड़ी की गई है, हमारे साथ गलत हुआ है, ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये सब कुछ होगा, राइट। तो ऐसे ऐसे सवाल इनके मन में आ सकते हैं कल को। तो इसीलिए क्या होता है कि इसकी ना वेरिफिकेशन करे जाते हैं कि कल को आप ठीक है, आपको प्रॉब्लम है ना, आप आके देख लो, ठीक है, आपके पास अभी भी हम लोग टाइम है, आप आके जो है वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो इट अप्लाइज, कौन से केसेस में अप्लाई होता है। एक रिटर्न रिक्वेस्ट आपको देनी पड़ेगी फॉर द सेम, कि आपको वेरिफिकेशन चाहिए इस चीज की। तो कौन कर सकता है, दोनों रनर अप, जो सेकंड, एक तो जीत गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आया, मतलब एक फर्स्ट रनर अप है, एक सेकंड रनर अप है, तो ये दोनों ही कर सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। मान लो आज जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो गया, पर इनके मन में कीड़ा उठ गया यार कि नहीं, हमारे साथ में गलती हुई है, हमारे साथ में गलती, हमारे साथ में चीटिंग हुई है, तो हमें तो यार वेरिफिकेशन करानी है इस बर्न्ड मेमोरी का। बर्न्ड मेमोरी क्या है, बर्न्ड मेमोरी एक स्पेशल तरह का एक पार्ट है ईवीएम का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वोट्स के रिगार्डिंग जो आपको मिलने वाली है वहां पे, ठीक है, मेमोरी चिप है। तो इसका 5% जो है ना ईवीएम का क्या होगा, इस मेमोरी चिप्स का they will check 5% ऑफ दीज मेमोरी चिप्स, ठीक है। तो ईवीएम से क्या होंगे, ये 5% चेक होंगे ऑफ 5% ऑफ ईवीएम्स पर असेंबली चेक होंगे, सो दैट कि ये लोग जो अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट को देखा जाए कि अच्छा कुछ आपस में गलती नहीं हो रही है, ठीक है। पर कब हो सकता है ये तभी होगा जब आप 7 दिन के अंदर अंदर कर रहे हो। आज अगर आपके इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, अगर उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, तभी उन केसेस में जो है ना ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ बर्न्ड मेमोरी सेमी कंट्रोलर ऑफ 5% ऑफ ईवीएम पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगर उनको लगता है उनके साथ में कोई प्रॉब्लम करी गई है, वो जीत सकते थे, वो जीत नहीं पाए, तो क्या होगा, 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं कि इसको दोबारा चेक करो, ठीक है, इस मेमोरी चिप को चेक करो जरा, कुछ गलती है, काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ हुआ है पंगा, तो ये चीज वहां पे बोली जाती है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल है, इसमें क्या है, इसमें इंश्योर करा जा रहा है कि जो सारे सिंबल वोटिंग के लिए यूज करे जाने हैं, ठीक है, जो किए गए हैं वो एकदम सिक्योर है आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, और कैंडिडेट उसको साइन कर दिया है, और 45 डेज तक क्या कर दिया जा रहा है, उसको क्या करा जा रहा है, स्टोर करा जा रहा है। दोबारा बता दूं, एसएलयू क्या है, सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, आपका स्पेशल पार्ट होता है वीवीपैट मशीन्स का, ठीक है, जिसमें सारे सिंबल्स होते हैं कैंडिडेट के, जो आपको दिखती है ना वोट करते हुए, वो सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्शन से पहले ये सारे सिंबल्स को जो है ना वो लोड करा जाता है एसएलयू में, ठीक है। जैसे ये वीवीपैट है, इसका स्पेशल पार्ट है एसएलयू। अब इसमें सारे सिंबल्स होते हैं आपके कैंडिडेट्स के। अब इसमें इलेक्शन से पहले क्या करेंगे ये लोग, इसमें ये लोग जो है वो लोड कर देंगे एसएलयू में, और जैसे ही आपके क्या हो गए सिंबल्स लोड हो जाते हैं, इन एसएलयू को क्या कर दिया जाता है, इनको सील्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और इलेक्शन के बाद भी इनको कब तक रखा जाता है, इनको 45 डेज तक क्या करा जाता है, इनको रखा जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने लॉक लगा दिया पर साइन कर दिया उसके कि अच्छा कैंडिडेट ने साइन कर दिया है, अब हो चुका है, ठीक है, सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है, इनको सील कर दो, सिक्योर कर दो कंटेनर में, और इनको चुपचाप वहां पे रख दो, ठीक है। रिजल्ट के बाद भी इनको 45 डेज तक जो है ना वो रखा जाता है। देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा, और अगर मैं थोड़ा आपको ढंग से नहीं समझा पा रही बिकॉज ऑफ टाइम इशू या कुछ भी कह रहे हो, तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस होता है ना, इतना टाइम आपका लेना यही है कि आपको समझ में आए। तो अगर आपको फालतू की चीजें ज्यादा लगती हैं, ज्यादा मैं रिपीट करती हूँ, तो मुझे टोक दो कि प्लीज इतना ज्यादा रिपीटेशन जो है वो मत करो चीजों की, ठीक है, तो मैं फिर नहीं करूंगी। अब जरा ना एक टॉपिक पे आ जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, जरा ईवीएम पे जरा जर्नी पे बाद में चलते हैं। जरा ना इधर आ जाओ, हमने एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, या मुझसे किसने पूछा था, मैं ये बोलूंगी कि मैंने पूछा, ये नहीं बोलूंगी मैं। तो देखो जो वोटिंग के मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं, आप कैसे कैसे वोट कर सकते हो। तो पहला आप क्या कर सकते हो, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनको पोलिंग स्टेशन होता है जहां पे वो जाते हैं और अपने वोट को कास्ट करके आते हैं, ठीक है, ईवीएम के थ्रू। पहला तरीका क्या होता है, पोलिंग बूथ वोटिंग। क्या होता है, पोलिंग बूथ वोटिंग। आप जाते हो पोलिंग स्टेशन में और वहां जाके अपनी वोट को कास्ट कर देते हो। ये सबको पता होगा, सब आप में से कौन कौन वोट डाल के आए ना, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके, राइट। अब देखो
अब एक होता है पोस्टल बैलेट। क्या होता है, इसको मैं क्लीन ही करूं। एक होता है आपका पोस्टल बैलेट। क्या होता है आपका पोस्टल बैलेट? सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये मेथड आपको जो है ना वो परमिशन देता है कि आप वोट कर सकते हो मेल के जरिए। ठीक है, मेल कर दो आप लोग। समझ में आया है? ठीक है, मतलब सबको ये राइट नहीं है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आराम से बैठे हो कमरे में, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके अपनी वोटिंग जो है ना वो कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को ये राइट नहीं है। हर किसी को अलाउ है कि आप मेल करके अपनी जो है वो वोट डाल दो अपने 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 प्रिय कैंडिडेट को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ऐसा नहीं है, ये हर एक को नहीं दिया जाता, कुछ लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कुछ सर्टेन ग्रुप्स को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके सर्विस वोटर्स होते हैं, कौन होते हैं आपके सर्विस वोटर? आपके आर्म्ड फोर्सेज होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी। ठीक है, अब ये लोग नहीं आ सकते। ठीक है, इनको सिक्योरिटी भी वहां पे देखनी है, बट इन लोगों को वोट भी करनी है क्योंकि इनका हक बनता है वोट करने का। ठीक है, इनका हक है वोट करने का अपने देश के लिए, अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट को चुनने का, क्योंकि वही इनके लिए काम करने वाला है कल को। ठीक है, तो इनके पास पूरा पूरा राइट है। पर ये लोग वहां से नहीं आ सकते। कोई बहुत दूर पोस्ट हो रखा हो, किसी की ड्यूटी बहुत दूर लगी हो, तो वो कैसे आएगा? अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको वहां भी सर्व करना है। तो इनको जो है वो परमिशन होती है, जो आपकी आर्म फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, दे हैव द परमिशन कि यू पीपल कैन वोट बाय द मेल। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं। अब जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी होती है, वो भी अपना नहीं जा पाते, ड्यूटी किसी की यहाँ से यहाँ लग चुकी है बट उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे है, तो वो कैसे वोट करे? ठीक है, वोटिंग का राइट तो उनके पास भी है, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। लेकिन ऑन द सेम साइड उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करनी पड़ेगी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल। ठीक है, तो अब उनको भी परमिशन होती है दैट यू पीपल कैन आल्सो यूज द मेथड ऑफ पोस्टल बैलेट, कि आप भी पोस्टल बैलेट के सिस्टम का इस्तेमाल करके वोटिंग कर सकते हो। तीसरे होते हैं जो आपके बिल्कुल सीनियर होते हैं लोग। ठीक है, जिनकी उम्र 80 प्लस होती है, 85 होगी, 90 होगी, वो लोग नहीं आ सकते। या जिन लोगों को कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जिनमें कुछ इश्यूज होते हैं बॉडी के साथ में, या कुछ भी यू नो नॉट बॉडी के साथ में, या कुछ भी ऐसा मेंटली डिसेबिलिटी होती है जिन लोगों को, जिनमें कोई जो नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, देखो वो लोग भी बड़े स्पेशल होते हैं, हर किसी की अपनी रिक्वेस्ट जो है ना वो रिस्पेक्ट होती है। सो उनके लिए भी एक स्पेशल जो है वो सिस्टम करा गया है। ये जो आपका पोस्टल बैलेट है, कि देखो आप लोग नहीं आ सकते, हम टोटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग आके लाइन में नहीं लग सकते वहां पे, है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो पोलिंग बूथ, वोटिंग का मर्जी है आ जाओ, पर नहीं कर पाओगे आप लोग, इतना वहां पे खड़े होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उनको कष्ट ना देते हुए उनको भी बोला गया दैट आपको भी जो हम परमिशन देते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हो पोस्टल बैलेट का। तो कौन कौन कर सकते हैं? एक सर्विस वोटर, आर्म फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी होती है, एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन जिनकी एज होती है अबव 80 इयर्स। राइट, समझ में आया? तो ये वाया पोस्टल बैलेट क्या कर सकते हैं, अपनी वोट जो है वो कर सकते हैं, एंड ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिना ट्रेवल करे, क्योंकि ये कहाँ आएंगे, इनको सिक्योरिटी भी देखनी है वहां पे। समझ में आ रहा है? इनके ऊपर जिम्मेवारी है हमारी सिक्योरिटी की। हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन सबकी, हमारे लिए दिन रात खड़े होते हैं, सब कुछ करते हैं यार। तो पर इनको भी हक होता है ना वोट करने का, तो इनको भी हक दिया जाता है। फाइन, तो इनको बोल दिया दैट कि ठीक है आप लोग क्या करो, पोस्टल बैलेट के जरिए अपनी वोट डाल दो, और आपको ट्रेवल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो सारा दिन हमारे पहले तकलीफ लेते हो। ठीक है, दिन रात वहां पे डटे रहते हो, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप करते हो हमारे लिए, खुद की जान खतरे में डाल के हमें बचाते हो। सो विद रिस्पेक्ट हम आपको दे रहे हैं ये पोस्टल बैलेट का सिस्टम। ठीक है, राइट दे रहे हैं दैट यू पीपल कैन कास्ट योर वोट वाया दी पोस्टल बैलेट। ठीक है, अब जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एनआरआईज। ठीक है, एनआरआईज कौन होते हैं? जो कि सिटीजन तो होते हैं इंडिया के, बट इंडिया में रहते नहीं है। ठीक है, एनआरआई के फुल फॉर्म बताना मुझे क्या होता है? ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, इनके पास ना सिटीजनशिप तो इंडिया की होती है, बट ये फॉरेन में रह रहे होते हैं। राइट, तो क्या ये लोग वोट कर सकते हैं? तो अभी के उसमें बताऊं मैं आपको, अभी का सिनेरियो बताऊं, तो ये लोग वोट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सिटीजनशिप है। सो इनके पास राइट है वोट करने का अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बट ये प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। नो, ये एनआरआई है ना, सिटीजन तो है ही इंडिया के,
बट इनको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑन द डे ऑफ वोटिंग, राइट। तो बहुत सारे लोग तो नहीं ट्रेवल करके आ पाते, कोई यूएसए में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे रह रहा है। सो उनके लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे आके वोट करना। तो इनके पास राइट तो है, दे पीपल कैन वोट, बट दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द वोटिंग डे, और विच इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। किसी के लिए तो ये बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो राइट है इनके पास, बट कई लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। एंड जो आपके डिप्लोमेट होते हैं, इनके पास भी जो है ना वो राइट होता है कि ये वोट करे, राइट। बट इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस आना पड़ेगा इंडिया में, और वोट करनी पड़ेगी। अब देखो वहां पे कोई स्पेशल मीटिंग चल रही हो, इनकी जरूरत वहां पे ज्यादा हो, तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये लोग यहाँ पे आके वोट करें। बट एक चीज याद रखना, मुझे बोलोगे कि ये लोग भी तो मेल के जरिए पोस्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो, ये लोग वोट तो कर सकते हैं, बट कंडीशन ये रहती है एनआरआई के लिए, आपके डिप्लोमेट्स वगैरह है, इनके लिए कंडीशन ये रहती है कि आपको फिजिकली जो है वो प्रेजेंट होना पड़ेगा अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, अदरवाइज नो, आप ऐसे तो वोट नहीं कर सकते हो पोस्टल बैलेट के जरिए। और समझ लो एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई वो लोग होते हैं जिनके पास अभी भी सिटीजनशिप है इंडिया की, बट वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए क्या होते हैं, फॉरेन में रह रहे होते हैं, ठीक है, वहां के रेजिडेंट होते हैं। अब फर्क होता है सिटीजन में और रेजिडेंट में, तो क्या फर्क होता है मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखो क्या हुआ ना, बहुत सारे प्रपोजल्स रखे गए, डिस्कशंस रखे गए कि यार ये लोग नहीं आ पाते हैं, तो क्यों ना इनको भी हम लोग जो है ना पोस्टल बैलेट का जो है वो परमिशन दे दें कि ये लोग भी क्या करें कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, पर इनको ट्रेवल ना करना पड़े इंडिया में, राइट। इनको ट्रेवल करके इंडिया में ना आना पड़े, ये वही बैठे बैठे अपना जो वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये अभी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ठीक है, बातें चल रही है इस चीज के ऊपर। और इनको बोला जा रहा है कि क्यों ना प्रॉक्सी वोटिंग का राइट दे दिया जाए। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब ये अपने बेस पे क्या करें, अपने किसी अपने रिश्तेदार को भेज दें, अपने मतलब जो इनका रिश्तेदार है, जो इनके रिलेशन में है, कोई भी जिसपे ये ट्रस्ट करते हैं, वो क्या करे, इनके बिहाफ पे आके ना यहाँ पे वोटिंग कर दे, ठीक है। ये लोग नहीं आ सकते, इनके रिश्तेदार तो यहाँ पे होंगे ना, तो किसी एक पर्सन को बोले, ठीक है, इस पे ट्रस्ट करते हैं, वो आके इनके बिहाफ पे वोटिंग कर दे, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो इस चीज का भी प्रपोजल जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है। मान लो आप काम करते हो न्यूजीलैंड में, तो आप नहीं आ पाओगे यहाँ पे, तो आप जहाँ ही काम करो, अगर आपको परमिशन मिलती है कि आप मेल के जरिए वोट कर दो, तो वो पोस्टल बैलेट कहलाएगा। लेकिन इफ यू ऑथोराइज अ फैमिली मेंबर, ठीक है, इंडिया में अगर आप उसको बोलते हो कि जाओ मेरे बिहाफ पे आप क्या कर दो, वोट कर दो, और आपको उस पर्सन में ट्रस्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, तो बात चल रही है, देखते हैं आगे क्या बनता है, राइट। अब आपको पता होगा जो आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस होती है ना, ये बहुत सारे लॉज के हिसाब से देखी जाती है, बट एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, क्या है आपका RPA, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको याद रखना। देखो इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर जो पर्पस है, ये एक्ट क्या करता है, आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपके वोटर्स की, ठीक है, कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया उसको देखेगा ये, तो ये काम करता है। इस एक्ट के तहत में ना, इसके अंदर उसके आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, राइट, चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, राइट। इसके अंदर एक प्रोविजन है पोस्टल बैलेट को लेके, ठीक है, RPA 1951 के अंदर एक प्रोविजन है आपका पोस्टल बैलेट को लेके, राइट। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कौन से लोग जो है वो आपका पोस्टल बैलेट जो है वो यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है टू यूज द सिस्टम ऑफ द पोस्टल बैलेट, राइट। अब अगर हम कुछ अपने आर्टिकल्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कहाँ पे हमारी बात हो रही है इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर आपको पता हो, एक ट्रिक से करते हैं, 2 3 6 कितना हो गया, 11 6 7 8 9 10 11, तो डबल 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 डबल, ठीक है, डबल। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इक्वल है, ये लोग क्या है, इक्वल है, ऐसा करके याद कर लो 3 to 6, ये सिंपली याद कर लो 3 to 6। अब जो ये आपका 3 to 6 आर्टिकल है,
आर्टिकल 326 है, ये प्रोवाइड करता है अडल्ट सफरेज, मतलब कि जो भी सिटीजन है इंडिया में, ठीक है, जो भी इंडियन सिटीजन है, अडल्ट सफरेज उसको वोटिंग का राइट देता है जैसे ही वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट होने के लिए यहाँ पे एज क्या है, 18 ईयर्स, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सली राइट मिलता है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, बस आप होने चाहिए अडल्ट, ठीक है। तो अडल्ट सफरेज कौन प्रोवाइड करता है, इक्वल इक्वल है ना, देखो आप अडल्ट हो तो आपके पास वोटिंग का राइट, आप अडल्ट हो आपके पास वोटिंग का राइट, ठीक है। तो अडल्ट सफरेज कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है आपका आर्टिकल 326। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास वोटिंग को लेके, राइट टू वोट को लेके कहाँ पे आपकी जो बात कहीं ना कहीं हो रही है, तो आप बता सकते हो कि आर्टिकल 326 को आप कोट कर सकते हो, राइट। एक है आपका आर्टिकल 324, क्या है आपका आर्टिकल 324। अरे अगर आपकी इलेक्शन कमीशन होगी सबको देखने के लिए तभी तो आप वोट कर पाओगे ना, ठीक है। तो 324 जो आपका आर्टिकल है वो क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है और उसके पास में कौन से पावर्स रहेंगे टू सुपरवाइज, ठीक है, और कंडक्ट इलेक्शंस, वो सारी चीजों की आपका बात करता है आर्टिकल 224। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। आई होप जितना भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था मैं उसकी आंसर दे पाई। मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद भी नहीं है अभी, शायद यही था कि एनआरआई पोस्टल बैलेट कुछ यही था ना। तो विकास आपने मुझसे पूछा था, डू लेट मी नो आपको आपके आंसर का, सॉरी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया। और देखो जितने भी आप सब मुझे देखते हो ना, सुनते हो, चाहे एक या दो, आपके मन में भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, मुझे बताओ। हर किसी का क्वेश्चन मैं सुनूंगी और ट्राई करूंगी कि मैं उस पर जवाब दे पाऊं। अब क्योंकि मुझसे विकास ने जो क्वेश्चन पूछा था वो मेरे आज के टॉपिक के साथ में कहीं ना कहीं मैच करता था, राइट, क्योंकि मुझे आपको यही टॉपिक आज पढ़ाना था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। तो हो सकता है कई बार मैं अटैच करके पढ़ा दूं या फिर कई बार मैं अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ा दूं, ठीक है। अब एक और कंट्रोवर्सी आपकी चल रही है। कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो आपका ईसीआई है ना, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट जो है ना जो कास्ट हुई है उसको इमीडिएटली शेयर नहीं करता, ठीक है। आप मतलब कि इतनी वोट्स जो है ना वो कास्ट हुई है, ये उसका डाटा प्रोवाइड नहीं करता, डिले कर देते हैं, 11 दिन ले लेगा, ठीक है, 7 दिन ले लेगा, राइट। और प्रोवाइड भी क्या करता है, एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड नहीं करता कि कितनी वोट्स डली हैं, कितनी वोट्स जो है वो कास्ट हुई है, ये परसेंटेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। या क्या बोल रहे हैं, उसको अप्रॉक्स कर देता है, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड नहीं करता है, ये एब्सोल्यूट डेटा प्रोवाइड नहीं करता, एब्सोल्यूट फिगर्स जो है वो आपका प्रोवाइड नहीं करता। एंड वोटर टर्नआउट को लेके बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ना वोटर टर्नआउट ही समझते हैं। देखो आ जाओ यार, मुझे जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ आपको समझाने की। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझे खुद पर डाउट रहता है कि मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, ठीक है। इफ यू पीपल, आप लोग मुझे बोलोगे ना, आई चेंज माई वे टू टीच, राइट। देखो आ जाओ, ओके। सो देखो वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है, सिंपली आप लिख सकते हो वोटर टर्नआउट इज द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मान लो कि आप क्लास में ना 30 बच्चे हो, ठीक है। आपकी मैम ने बोला कि कल हम लोग ना अपने क्लास के लिए एक लीडर चुनेंगे, अपनी क्लास के लिए एक मॉनिटर चुनेंगे। तो आप 30 लोगों को कल क्या करनी है, वोट डालनी है, आपको चुनना है आप किसको जो है वो वोट डालना चाहते हो। तो ओके ठीक है जी। तो कल का दिन आ गया, अब सिर्फ 20 लोग ही आए और 20 लोगों ने क्या करी, वोट डाली। क्या करा, 20 लोग आए और 20 लोगों ने क्या करी, वोट डाली। ये 30 लोग ही एलिजिबल थे, 30 के 30 लोग एलिजिबल थे वोटिंग करने के लिए, बट कितने जो लोग आए उन्होंने, कितने लोगों ने वोट कास्ट करी, सिर्फ 20 लोगों ने क्या करा, वोट को कास्ट करा। अब वोटर टर्नआउट कैसे निकालेंगे, तो देखो लेट मी चेंज द कलर, वेट अ मिनट, ठीक है। कितने लोग थे, मतलब कितनी वोट्स कास्ट, कितनी वोट गई आपकी, कितनी वोट मिली, 20 वोट्स जो थी वो आपकी आई, ठीक है। कितने लोगों की आनी थी, 30 की, उसको डिवाइड कर दो। तो उसको डिवाइड जब करोगे तो 200 के लिए 0 एंड 180 आई गेस, या 180 पॉइंट, फिर रिपीट हो जाएगा 200 तो हम इसको 7, तो 0.67 आ गया, ठीक है। सबसे पहले कितने वोट चली, 20 लोगों ने वोट करा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाला, ठीक, ऐसे करके आ गया। अब इस 0.67 को जब आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 67%। तो आपका वोटर टर्नआउट कितना आ गया, 67%। अब दोबारा समझो वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है,
वोटर टर्नआउट क्या होता है, परसेंटेज होती है एलिजिबल वोटर्स की जिन्होंने एक्चुअली में वोट कास्ट करा। ठीक है, 20 लोग थे, एक्चुअली में वोट कास्ट करा, बट इनकी परसेंटेज कितनी है, उस परसेंटेज को हम लोग बोलेंगे, जो 67% आई है उसको हम लोग बोलेंगे वोटर टर्नआउट। क्या बोलेंगे, वोटर टर्नआउट। आपने कहा कि 67% लोगों ने क्या करी है, वोट कास्ट करी है। अब इशू क्या आ रहा है, तो देखो वोटर टर्नआउट को लेके पंगा ना ये आ रहा है कि जब पहले आपकी जो उसका टर्नआउट देखा जा रहा है पहले, ठीक है, जो प्रीलियम फाइनल जो टर्नआउट आपका देखा जा रहा है, मान लो वहां पे 60% निकल के आया कि 60% लोगों ने ना वोट कास्ट करी है, पर जब आप उसको रिवाइज करते हो उस टर्नआउट को, ठीक है, उस वोट टर्नआउट को जब रिवाइज करते हो, फाइनल रिवाइज करते हो एक बार, ठीक है, उस फाइनल टर्नआउट को जब दोबारा रिवाइज करते हो, तब आप देख रहे हो कि अब 66.14% लोग हैं, मतलब 6% सीधा सीधा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहले आप लोग कह रहे थे कि मान लो 60,000 लोगों ने वोट डाली है, ठीक है, पहले आप कह रहे हो मान लो 1 लाख लोग हैं, ठीक है, तो 60% लोगों ने वोट डाली है, 1 लाख लोग जो है एलिजिबल है, बट उसमें से 60,000 लोग ही आए कि उन्होंने वोट डाली है, ठीक है, पर जब दोबारा उसको रिवाइज करा जा रहा है, उस परसेंटेज को दोबारा चेक करा जा रहा है, आप कह रहे हो कि 66,000 लोगों ने वोट डाली है, तो आपकी जो है ना, आपके आपके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा ही उठेगा कि ये क्या हो रहा है। आप कभी 60,000 बोल रहे हो, कभी 66, ये कैसे है, वो छेड़खानी तो नहीं होगी बीच में। पहले तो आप इतने कह रहे थे, अब ये कहाँ से आ गए, ये जो 60% का इंक्रीज हुआ है ये कैसे हुआ, कोई छेड़खानी की गई है ईवीएम के साथ में, कुछ हुआ है। तो यहाँ पे उठ रहा है सवाल आपके ईसीआई के ऊपर कि आप कर क्या रहे हो। इनको बोला जा रहा है कि देखो आप जो फॉर्म 17C है ना उसको पब्लिश कर दो। अब बात आती है कि फॉर्म 17C क्या है। आपको एक मिनट रुको, पहले मैं इसको ना अच्छे से क्लीन ही कर लेती हूँ, वेट अ मिनट। समझ में आ गया ना कौन कौन सी बातें हमने सीखी हैं आज। आपको पता होना चाहिए कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। तो हम कहाँ से आए, पेपर बैलेट पे वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, और 100% जो है वो वेरिफिकेशन कह रहे हैं वीवीपैट स्लिप्स की, और बोल रहे हैं कि हमें फिजिकली उसकी एक्सेस दे दो कि हम लोग उसको खुद ही देख लें। अब एक है वोटर टर्नआउट को लेके, उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। जब आप पहले उसको काउंट कर रहे हो, ठीक है, पहले उसका जो वोटर टर्नआउट निकाल रहे हो तो वो कम आ रहा है, बाद में 6% की बढ़ोतरी कहाँ से हो गई, क्या अलग से किसी ने वोट डाल दिया, कुछ कर दिया। तो इस सब चीजों को लेके सवाल उठ रहा है, ठीक है। अब तभी बात आई कि आप एक काम करो, आप फॉर्म 17C को ना पब्लिक कर दो वेबसाइट पे डाल के। अब मैं आपको बताने वाली थी कि व्हाट इज फॉर्म 17C, जो आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, इसमें जो आपका फॉर्म 17C है ये क्या होता है। देखो तो ये कुछ नहीं है, एक ना डॉक्यूमेंट होती है जिसमें नंबर ऑफ वोट जो है वो रिकॉर्ड होती है इन ईच ईवीएम, ठीक है। जब आपकी वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना, जैसे अब आपका सब कुछ हो गया, सारी वोट्स चल गई, ठीक है, अब वोटिंग प्रोसेस जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी ना, तो आपकी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, कितनी वोट्स यहाँ पे डली है, हर एक ईवीएम में कितनी वोट्स गई हैं, वो सबका रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, फॉर्म 17C में होता है, ठीक है, कि 60,000 वोट गई, 70,000 वोट गई, 80,000 वोट गई, तो ये सारा रिकॉर्ड उसमें होता है, किसमें, आपके फॉर्म 17C में। तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17C कुछ नहीं है, फॉर्म 17C एक तरह की आपकी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वोट्स का जो है ना, आफ्टर दी जो प्रोसेस पूरी हो जाए उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको उसका रिकॉर्ड वहां पे देखने को मिलेगा। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फॉर्म 17C। अब इसके भी ना 2 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं इसके भी 2 हिस्से होते हैं। अब ये 2 हिस्से क्या होते हैं, एक होता है इसका पार्ट 1, क्या होता है इसका पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में होती है डिटेल्स कि कितनी जो वोट है वो आपकी जो कंट्रोल यूनिट थी ईवीएम की उसमें पाई गई, ठीक है। पार्ट 1 में क्या होती है, इसमें डिटेल्स होती है नंबर ऑफ वोट जो कि आपके कंट्रोल यूनिट में मिली। बताया था ना कि मास्टर यूनिट है जिसको काउंटिंग के वक्त हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ये डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन हारा, इसी में है असली काउंटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोट यहाँ पे गई है, वीवीपैट में क्या जा रहा था, फिजिकली आपके जो है स्लिप जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोट गई। अब जो पार्ट 1 होता है फॉर्म 17C का, उसके पार्ट 1 में सारी डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग दी सीयू, कि सीयू में कितनी जो है ना आपको वोट जो है वो मिली है, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट है आपकी ईवीएम की, उसके अंदर कितनी जो आपको वोट्स मिली हैं वो सारी किसमें होती हैं, वो सारी होती हैं आपके पार्ट 1 में, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होगा, इसमें होगा काउंटिंग का, इसमें काउंटिंग का रिजल्ट होता है, ठीक है,
कितनी जो वोट है, मतलब ये कैंडिडेट है, इसको कितनी वोट मिली, इसको कितनी मिली, इसको कितनी मिली, तो किस किस कैंडिडेट ने कितनी कितनी वोट सिक्योर करी, ठीक है। हर एक ईवीएम से जो है उसका लिया गया होता है डेटा, तो वो इसमें होता है पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये होता है यहाँ का 17C। अगर मैं सिंपली बोलूं, कुछ नहीं है, दोबारा बता देती हूँ। एक डॉक्यूमेंट है जो कि काउंटिंग जब हम वोट्स की करते हैं उस टाइम पे इस्तेमाल करा जाता है। इसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि कितना नंबर ऑफ वोट्स है वो पोल्ड हुई है, एंड जब उसका रिजल्ट होता है काउंटिंग के बाद में वो सारा इसमें होता है, फाइन, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि अच्छा अब वो प्रोसेस खत्म हो गई, इसमें लिख दिया कि 60,000 वोट डली, बंद करा, रख दिया इसको फॉर्म को, ठीक है। 2 हिस्से होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में ये भर देंगे कि सीयू है ना, हमें इतना रिकॉर्ड मिले हैं, इतनी वोट्स मिली है, वो यहाँ पे लिख दी। दूसरे में लिख देंगे कि अच्छा इस सीयू में अगर 60,000 गई है, ठीक है, अगर 60,000 है तो 20,000 इसको मिली है, 30 इसको मिली है, ठीक है, 10 इसको मिली है। तो ये सारा रिकॉर्ड होता है आपका पार्ट 2 में 17C फॉर्म के। अब होता है इसमें, देखो लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, पहली बात जो ये एडीआर वगैरह है ना, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सब लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, या फिर लोग भी क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग इस फॉर्म को जो है ना वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर दो, सो दैट कि लोग भी देख पाए कि अच्छा कि जो वोट की काउंटिंग है ना वो एकदम सही हुई है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, राइट। तो इस चीज के लिए ट्रस्ट बना रहे आपका सिस्टम के ऊपर, इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रस्ट जो है वो बढ़ता जाए। तो एक प्रूफ होना चाहिए कि देखो जो आपकी वोट्स गई है ना वो एकदम सही जो है ना वो करेक्ट करी गई है, पूरी ईमानदारी से जो है ना वो काउंट करी गई है आपकी, ठीक है, करेक्टली जो है वो काउंट करी गई है, ऑनेस्टली से जो है वो काउंट करी गई है, मैं फिर कलेक्ट बोल रही हूँ, काउंट करी गई है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिश करते हो तो आपका जो है वो ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर और बढ़ेगा, और ट्रांसपेरेंट जो है वो सिस्टम बनेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी जब अगर आप इस फॉर्म को पब्लिश कर देते हो, ठीक है। क्योंकि और भी जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, कैंडिडेट्स वगैरह हो गए, तो वो सभी अपने आप से काउंटिंग करके देख लेंगे, तो उनको ये यकीन हो जाएगा कि अच्छा कि सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ईसीआई कर रहा है मना, इलेक्शन कमीशन जो है वो मना कर रहा है। अब देखो इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है, बट जो यहाँ आपका फॉर्म होता है 17C, या इसकी एक कॉपी आपकी कैंडिडेट के पास भी होती है, और जो आपके वोटिंग एजेंट्स होते हैं ना उनके पास भी होती है, तो वो लोग भी तो दिखा सकते हैं, वो भी तो रिवील कर सकते हैं आगे। लेकिन ईसीआई क्या कर रहा है, वो अपने पास इसको स्टोर कर रहा है, ठीक है, उसका अपने पास रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है। ईसीआई कह रहा है कि सॉरी मैं ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि कल को इसमें हो सकती है छेड़खानी, कोई देखो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, उसमें छेड़खानी आप कर दो, फालतू के इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये कन्वेंशन है एक तरह से, राइट, कन्वेंशन ये है कि कभी आज तक पब्लिश ही नहीं करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम सही जो फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है आपका, जो उसका रूल 47 है, उसका सबसेक्शन 2 है, वो ये बात तो करता है, बट वो कहीं भी ईसीआई के ऊपर जोर नहीं लगा रहा कि ईसीआई को फॉर्म 17C को जो है ना वो पब्लिक करना ही है। समझ में आया, एक कन्वेंशन है कि उसने आज तक कभी करा ही नहीं है, तो वो भी नहीं करने वाली है आगे जाके। क्यों करे, क्योंकि उसको डर है ईसीआई को कि भाई कोई छेड़खानी हो सकती है, हो सकता है टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो जाए, उसमें गलत चीजें, मतलब नंबर्स की फिगर्स में चेंजिंग कर दी जाए, तो ऐसी चीजें पॉसिबल है। तो ईसीआई का अपनी कंसर्न है, और ईसीआई कह रहा है कि नहीं, जब हम ऑलरेडी कैंडिडेट एजेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मतलब आपका जो फॉर्म है उसकी जो कॉपीज हैं वो कैंडिडेट को भी दे दी गई हैं एंड उनके एजेंट्स को भी दे दी गई हैं, सो वो वेरीफाई कर सकते हैं, पर हम क्यों पब्लिश करें, समझ में आ रहा है, हम क्यों पब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ईसीआई के साथ में कि वो पब्लिश करे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उनको यकीन है कि जो ईसीआई कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो एकदम कर रहा है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक करा है, समझ में आया। और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी तो है ना, कि ईसीआई को डर भी है कि कल को उसका गलत यूज हो जाए, मिस यूज हो जाए, जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो मतलब मिल रही है उसमें प्रोवाइड करी जा रही है 17C में कि इसको इतनी वोट्स है, इसको इतनी वोट है, राइट, तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मिस यूज भी उसका हो सकता है, राइट। अब देखो इलेक्शन वाले दिन होता क्या है, जब आपकी सारी वोटिंग एंड हो जाती है ना, तो ईवीएम को सील करके ना काउंटिंग सेंटर्स भेज दिया जाता है, अच्छा सील कर देते हैं उसको एकदम पूरा, ताकि कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो अब क्या होता है, जब काउंटिंग वगैरह होती है तो ऑफिशियल्स ना उन ईवीएम्स को ओपन करते हैं, ठीक है। जब वो ओपन करेंगे तो वो रिकॉर्ड देखेंगे नंबर के, कितने कैंडिडेट को कितनी जो है ना जो मिली है, ठीक है, रिसीव्ड इन 17C। जो आपका 17C फॉर्म है ना, जो उसमें देखो काउंटिंग हो रही है, वहां पे ईवीएम पहुंच चुकी है, वहां पे उन्होंने ईवीएम्स को ओपन कर लिया, ठीक है, और रिकॉर्ड करते हैं वो सारे नंबर्स को, किसमें 17C में। उन्होंने जब काउंटिंग करी कि अच्छा इसको इतनी मिल गई, ओके लिख दो, काउंटिंग करी इसको इतनी मिल गई, ओके लिख दो,
इसको इतनी मिल गई, ओके लिख दो। तो क्या करते हैं, जब आपकी ईवीएम्स वहां पे पहुंच जाती हैं, जब वहां पे काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं दे एक्चुअली रिकॉर्ड द नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, हर किसी कैंडिडेट को कितने वोट्स मिली हैं और उसको रिकॉर्ड कर देते हैं वो आपके फॉर्म नंबर 17C में। और फिर क्या होता है, 17 होता है, इसकी जो कॉपीज होती हैं वो कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट को दी जाती है कि देख लो, काउंट कर लो, ये रिकॉर्ड है, ठीक है आपका। तो ये चीज है, समझ में आ रहा है? ओके, आई होप आपको समझ में आया। लेकिन ये बोल क्यों रहे हैं कि भाई इसको पब्लिश करो? ये लोग इसलिए कह रहे हैं ताकि हर कोई जो है ना, हर कोई क्या कर पाए, वेरीफाई कर रहा है। अगर आप इसको ऑनलाइन पब्लिश कर देते हो, उसको पब्लिक कर देते हो, तो हर कोई इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, इन काउंट्स को वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा, ठीक है, फिजिकल कॉपीज के साथ में जो कैंडिडेट और एजेंट्स को मिलती हैं। तो कितना शक हो रहा है इस पे, ईसीआई पे इतना शक हो रहा है कि छेड़खानी करेगा कहीं आगे जाके। बट आपका क्या कहना है इस चीज पे, क्या नहीं है, आप मुझे प्लीज जरूर बताना। समझ में आया? अगर आपको कोई अपनी ओपिनियन है, आप कोई अपना काउंटर पॉइंट यहाँ पे रखना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो, देन यू पीपल कैन इजिली प्रेजेंट दैट। ओके, तो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो जर्नी देखते हैं, जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट। अब ये सिस्टम कैसे आया, कैसे नहीं आया। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बोले थे मैं उनका आंसर दे पाई हूँ, ठीक है। लेट मी रिकॉल, मैं रेंडमली बता रही हूँ कुछ भी है ना। आई गेस आई शुड मेक अ पीपीटी, आई शुड क्रिएट अ पीपीटी एंड देन टीच। मेरे पास टाइम नहीं होता है यार, तो बताना कैसा लगा, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो बना देंगे, फाइन। जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट देखो, 1982 में ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज इन एन असेंबली बाय इलेक्शन। अब ये बाय इलेक्शंस क्या होते हैं बताना मुझे, वैकेंट सीट के लिए होते हैं क्या होते हैं, क्यों होते हैं बताना मुझे, ओके कमेंट करके। तो जो ईवीएम का जो फर्स्ट यूज हुआ था पहली बार, वो हुआ था केरला में, ठीक है, बाय इलेक्शंस में असेंबली के। फिर 1989 में आपका जो आरपीए 1951 है, इसको अमेंड करा जाता है कि ताकि ये परमिट कर दे ईवीएम के यूज को। फिर 2004 में क्या होता है, ईवीएम को अडॉप्ट कर लिया जाता है जनरल इलेक्शंस के लिए, ठीक है, एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शंस। तब से ना हर एक इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल यहाँ पे करा जा रहा है इंडिया में। और 2013 में क्या होता है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वीवीपैट्स का भी यूज करो, ठीक है। जब ये आपका होता है केस सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की कि वीवीपैट का भी जो है वो यूज करो, ठीक है। 2019 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड करता है जो आपका एन चंद्रबाबू नायडू एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो होता है, एंड अनदर दैट 5 ईवीएम जो है ना पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सेगमेंट इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके पास क्या होनी चाहिए, मस्ट अंडरगो वीवीपैट वेरिफिकेशन, ठीक है। 5 ईवीएम पर असेंबली में 5 जो आपकी पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो आपकी असेंबली सेगमेंट है, उसके पर 5 मतलब पर ईवीएम 5 पर ईवीएम, ठीक है, सॉरी 5 ईवीएम पर असेंबली, अब मैंने सही बोला, 5 ईवीएम पर असेंबली के होने चाहिए, अंडर को होने चाहिए वेरिफिकेशन के, वीवीपैट वेरिफिकेशन के। मतलब उनको चेक करो कि अच्छा इसमें इतना है, मैच करो स्लिप के साथ में, ओके मैच करो मैच करो मैच करो। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो 5 ईवीएम्स पर असेंबली आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है विद दी वीवीपैट। समझ में आ रहा है? ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब एडवांटेज क्या होते हैं आपके ईवीएम की, ईवीएम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ईवीएम इसके 3 यूनिट्स होती हैं। होता क्या है, ये आपके पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्शन को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है, यूज करा, इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो मॉडर्नाइज करता है आपका, राइट। अब इसको मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करता है ईसीआई को आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, और जो इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। और ईवीएम की आपकी 3 यूनिट्स होती हैं, बैलेट, कंट्रोल एंड वीवीपैट। एडवांटेज क्या है वीवीपैट के ईवीएम के साथ में, मतलब ईवीएम वीवीपैट जो है उसके एडवांटेज क्या है, देखो ये बैटरी पे चलते हैं, तो कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ फालतू एक्सटर्नल चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेगेटिंग अ सिनेरियो ऑफ इनवैलिड वोट अगेन टू इनवैलिड पेपर बैलेट। अब क्या होता था, जैसे पेपर बैलेट में ना चांसेस होते हैं कि भाई गलत हो जाए वोटिंग का, है ना, कुछ सिस्टम हो जाए, इनवैलिड हो जाए वोट, वहां पे कुछ गलती हो जाए। तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, किसमें, वीवीपैट में। तो ये चीज आपको ना कई बार हो सकता है, मान लो कि यूपीएससी में ना कोई क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन आ गया कि बताओ जो इसके ना ये फीचर्स है,
तो आपको हर एक फीचर को ना समझना होगा, रट्टा मत मारना, ठीक है, समझ के चलना, सो दैट कि आप कल को जो है पेपर सॉल्व करते वक्त ना एकदम आराम से श्योरिटी से कर दो कि अच्छा ये जो है ना करेक्ट आंसर है। अब क्या होता है, देखो आपके पेपर बैलेट होते हैं ना, वहां पे हो सकता है कि आपने गलत जो है ना मार्क कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, ठीक है। बट जो आपका वीवीपैट है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो ईवीएम्स है वो इंश्योर करती हैं कि जो आपकी हर एक वोट है ना वो अच्छे से रजिस्टर होगी, ठीक है, और एरर्स बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर से आपको एरर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एरर सब नहीं होते बट ना के बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और होता है ना कई बार बूथ को कैप्चर कर लिया, दंगा वंगा कर लिया, वहां जाके पकड़ लिया कि नहीं हम अपनी पार्टी को वोट करेंगे, लोगों को पकड़ लिया, सबको अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम ना हो पाए तो क्या हुआ, सिस्टम इसके अंदर ये है कि ये परमिट नहीं करता। क्या परमिट नहीं करता, मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, ठीक है, 4 वोट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में सिर्फ आप 4 ही वोट्स डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। तो आप इतनी देर तक फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप इतनी वोट्स वहां पे नहीं डाल पाओगे। मतलब मान लो कल को कोई आए, कोई गुंडे गुंडे आए, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, धमकाए, लोग पकड़ लिए और उस बूथ को वहां पे कैप्चर कर लिया, तो वहां पे पुलिस आने में टाइम लग जाएगा, सब कुछ आने में टाइम लग जाएगा, सिक्योरिटी वगैरह देखने में टाइम लग जाएगा, तो वो तो कितना ही जो है वोट डाल देंगे, ठीक है, जिता देंगे अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो ईवीएम है वो अलाउ नहीं करता मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, ठीक है, ताकि कोई फालतू में आके इतने ज्यादा वोट्स एकदम ना कैप्चर करके डाल पाए, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा क्या है, ये भी देख लो साथ में कि गोवा था ना वो फर्स्ट स्टेट था तो यूज वीवीपैट विद ऑल ईवीएम, ठीक है, सारे ईवीएम्स के साथ में वीवीपैट का यूज करने वाला जो केरला था वो पहला स्टेट था 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। और जो वीवीपैट है फुली डिप्लॉय कब हो गई थी आपकी, 2019 में लोकसभा जनरल इलेक्शंस के टाइम पे। ओके, अब क्या होता है, देखो आफ्टर प्रेसिंग द क्लोज बटन, मैंने आपको बताया ना कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है उसके अंदर ना एक बटन होता है यहाँ पे ऐसे क्लोज बटन, टोटल बटन भी होता है उसके अंदर। जैसे ही क्लोज बटन हो गया देन दिस इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया, क्लोज बटन को दबा दिया, तो आप वोट जो है वो कास्ट अब कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब एक बार उस ऑफिशियल ने उसका टाइम एंड कर दिया ना, उसको क्लोज कर दिया, तो और जो है आप वोट आपकी कास्ट होगी ही नहीं। तो एक बार आपका प्रेस हो जाए क्लोज बटन कंट्रोल यूनिट का, उसके बाद नो मोर वोट्स कैन बी कास्ट, ठीक है। इससे इंश्योर होता है कि नो वोटिंग कैन हैपन। एक बार उसने टाइम बंद कर दिया कि आप ऐसा नहीं कि बार बार आप उसमें वोट करें, उसने एक बार बंद कर दिया, आप फिर वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, एक मैंने बताया कि टोटल बटन भी होता है कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। आप कभी भी क्या कर सकते हो, टोटल बटन को जो है ना वो प्रेस कर सकते हो, ताकि आप ये तो देखो कि अब तक, ठीक है, अभी तक टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अप टू द टाइम ऑफ प्रेसिंग बटन डिस्प्लेड विदाउट इंडिकेटिंग द कैंडिडेट वाइज रिजल्ट ऑफ वोट। देखो अभी एक सीईओ है, मेरा मन करा, सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मन करा कि मुझे टोटल दबाना है, तो जैसे वो टोटल दबा के देखेंगे उनको यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि अभी तक इतनी वोट चली है। तो एनी टाइम, ठीक है, कभी भी वो क्या कर सकते हैं, टोटल का बटन दबा के चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वोट्स जो है वो अभी तक जो है वो कास्ट हुई है, कितनी वोट्स अभी तक यहाँ पे डली है। समझ में आया? पर ये कभी ये शो नहीं करेगा किस कैंडिडेट ने कितनी वोट्स ली है, राइट? समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो शो नहीं होता, आप तो चेक कर लो बैठ के, बता दो रिजल्ट कि अभी तक ना इस पार्टी को इतने डल चुकी है 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे में इस पार्टी को इतने डल चुकी है, तो ये नहीं होता। मान लो टोटल 100 लोगों ने वोट करी 2 घंटे के अंदर, टोटल दबाया तो 100 वोट्स हुई है, ये नहीं बता रहा आपको कि 10 इस पार्टी को हुई है, 20 इस पार्टी के, तो टोटल मिला के तब 100 बन रही है, तो वो तो गलत है ना, तो वो चीज यहाँ पे नहीं की जा रही है। समझ में आ रहा है? एंड आगे देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम द ईवीएम इन अच्छा हाँ, अब देखो सवाल ये उठ रहा है ना कि भाई ईवीएम में छेड़खानी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। देखो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ईवीएम में कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा सिक्योर बनाया गया है, बड़े ही ढंग से इसको ऐसे तैयार करा गया है ताकि इसमें छेड़खानी के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। सो ईवीएम को ना हम प्री प्रोग्राम्ड नहीं कर सकते एक एक फ्रॉडलेंट मैनर में, ठीक है, जो कि इस चीज को बड़ा सिक्योर बनाता है। समझ में आया? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम द ईवीएम। आप उसको पहले प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। आप अपनी आपके दिमाग में फालतू की चीजें आई कि नहीं मैं छेड़खानी कर दूंगा गलत इस्तेमाल के लिए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी उसमें जो है उस ईवीएम को प्री प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया। एक बार रिकॉल कर लो, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, मैंने सारे बता दिए, छुट गया होगा ना, बता देना, ठीक है। कंक्लूजन क्या है?
देखो, there's a need to nurture a culture of trust and collaboration among the citizens, elected representative and the electoral machinery to strengthen the foundations of our democracy and ensure that the voices and choices of all citizens are valued and respected. तो देखो, आप आंसर जब मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो क्वेश्चन आया मान लो, कंट्रोवर्सी तो सीधी नहीं आएगी डायरेक्ट, ठीक है, उससे तो पूछ लेंगे आपसे कि बताओ, मान लो क्वेश्चन ये बन के आएगा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईसीआई का कुछ रोल नहीं रहा, ये बस ना एक हाथों की कठपुतली बन के रह चुकी है कुछ ही लोगों की। तो मान लो कुछ क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आ गया, ठीक है, कुछ डिस्कस करने को आ गया, कुछ वहां पे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने को आ गया, तो कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे आप पहले सारे कॉन्ट्रोवर्सीज बताओगे, ठीक है, कि अच्छा ये कॉन्ट्रोवर्सी उठी है, राइट। और ईसीआई का क्या स्टैंड है उस चीज पे, जैसे ईसीआई कह रहा है कि देखो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है, अगर आप करते हो कि 100% वेरिफिकेशन कर दो, राइट, कितना, और टाइम कंज्यूमिंग भी है और खर्चा भी बहुत होने वाला है, बहुत रिसोर्स भी चाहिए इसके लिए। और दूसरा, ईवीएम ईसीआई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके वर्किंग पे यहाँ पे सवाल उठ रहा है, तो पूछ सकते हैं कि बताओ ईसीआई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ईसीआई अपना काम सही तरीके से कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं, क्या उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या वो एकदम सही जा रही है, क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही बैठ रही है कि नहीं, वो सिर्फ एक ही को फेवर कर रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जो उसका पर्पस है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें ना आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेना, कल को ईवीएम के कुछ ऊपर आ गया कि गलती मतलब गलत करा जा रहा है वोटर्स के साथ में, तो अब एग्जांपल ऑफ पैट का कि नहीं देखो वहां पे उनको साफ जो है वेरिफिकेशन दिखाई जा रही है कि देखो आप वेरीफाई कर पा रहे हो कि आपकी वोट एकदम सही इंसान को जा रही है, इसको आप लोग वोट कर पा रहे हो। तो ऐसे कर करके ना, और बता देना कि देखो ऐसा लिख देना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज बटन होता है जिसके बाद वोटिंग नहीं होगी, टोटल बटन है वो ये भी बता देता है कि अच्छा ये चीजें हैं, तो कुछ कुछ चीजें ना ऐड कर लो। और ये बैटरी पे चलता है तो ये फैसिलिटीज है, पेपर बैलेट में क्यों नहीं जाना चाहिए, तो ये चीजें अपने माइंड में सोचो, फिर मुझे बताओ। आई गेस मैंने बड़ा फास्ट पढ़ाया आज ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पढ़ाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी वोट डल रही है ना उससे शायद मान लो कि वोट डली है 100, ठीक है, और मतलब 100 वोट्स आपकी डली गई हैं लेकिन दिखाई जा रही है 120 वोट्स, तो ऐसा बोल रहे हैं कि चीटिंग हो रही है कि ज्यादा वोट्स एक पार्टी को दिखाई जा रही है। तो बात करिए, फॉर्म को पब्लिश करो, सब कुछ करो। तो ये सारा मुद्दा था जो चल रहा है, इसका अपना स्टैंड है ईसीआई का। ईसीआई कह रहा है कि भाई कोई गलती कर सकता है, इसके साथ में छेड़खानी हो सकती है डेटा के साथ में, ठीक है, फालतू के दंगे वंगे उठेंगे यहाँ पे, भड़काने का काम शुरू हो जाएगा इस चीज के साथ में, क्योंकि जब हम दे ही रहे हैं कैंडिडेट और वोटिंग एजेंट को तो वो लोग बता देना, हम ही क्यों बताएं। कोई भी जो लॉ है वो हमारे ऊपर जोर नहीं डाल रहा कि दैट यू हैव टू टेल, दैट इज मैंडेटरी, नो इट्स नॉट मैंडेटरी, जस्ट अ कन्वेंशन, राइट। और हमने कभी आज तक पब्लिश नहीं करा है तो हम आगे भी नहीं करेंगे पब्लिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके गाइस, so thanks for watching and thanks for listening, bye bye everyone, thank you।